नमस्कार साथियों, मिशन कमीशन क्लासेस में मैं वरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर जो कन्फ्यूजन बना हुआ था वो आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है आपको 7 तारीख से डाउनलोड होगा। और बार बार हम पहले भी आपको कह रहे थे कि एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय अनुसार होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं था, क्योंकि बीपीएससी बार बार अपडेट भी कर रहा था इसको लेकर के। तो ठीक है, आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको लेकर के आपके बीच आया हूँ। क्योंकि आप सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस को अगर ब्रॉड करके देखें तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी उससे स्पष्ट रूप से जुड़ जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी इसमें जुड़ा हुआ है। चाहे वाटर पोल्यूशन को लेकर के देखिए, जो भी है वो पर्यावरण से ही रिलेटेड चीज़ है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसी तरह के पर्यावरण से सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए, पहला सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है। पहला है जैविक समुदाय, एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहना, सही और गलत करना है। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, जैविक समुदाय और आसपास के निर्जीव घटक। तो ये तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट आपका गलत होगा, क्योंकि जैविक समुदाय में एक ही प्रकार के जीव जंतु नहीं रहते, बहुत सारे जीव जंतुओं का एक कॉम्बिनेशन होता है जैविक समुदाय के अंतर्गत। तो ये आपका गलत है। दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में जैविक समुदाय यानी बायोटिक्स और एबायोटिक्स, बायोटिक्स और एबायोटिक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है जैवमंडल, सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के समूह को बायोम कहा जाता है, जिसमें सभी तरह के पारिस्थितिकी तंत्र रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर शब्द की बात करें तो एजी टाउनस्ले के द्वारा 1935 ईस्वी में पहली बार पारिस्थितिकी जैसे शब्दों को व्यक्त किया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 होगा, 2 और 3 होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीट स्टोन प्रजाति संख्या और जैव भार की दृष्टि से किसी समुदाय में प्रमुख होती है। बिल्कुल गलत है, प्रमुख नहीं होती, इसकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन प्रभाव इनका प्रमुख होता है। कीट स्टोन प्रजाति की विशेषता क्या है कि संख्या बहुत कम है, लेकिन कम संख्या में ही इन्वायरमेंट में पारिस्थितिकी तंत्र पे अपने प्रभाव काफ़ी दिखा पाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर 2 सही होगा, क्योंकि कीट स्टोन प्रजाति समुदाय के लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। जो कम्युनिटी पर इनका इफेक्टेड है वो काफ़ी अच्छा ढंग से अपने प्रभाव को दिखा पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कीट स्टोन प्रजाति कहते हैं। तो 2 का सी होगा। नेक्स्ट सवाल, किसी जाति विविधता अधिक पाई जाती है, किस प्रकार के वन में जाति है, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी सबसे अधिक पाई जाती है, डाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। डाइवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वर्षा वन जितने भी उसमें विविधता अधिक होती है। अब जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे एक ही जगह जो निवास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी में ही एक चीज़ आपको और ध्यान देखना है, हॉट स्पॉट क्षेत्र। क्या होता है, हॉट स्पॉट क्षेत्र, हॉट स्पॉट क्षेत्र वैसे क्षेत्र जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक होती है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक होती है इसको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। भारत में कितना है, 4 है, पूरे विश्व में इसकी संख्या 36। भारत का पश्चिम घाट हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है, इंडो बर्मा क्षेत्र हॉट स्पॉट में आता है, ये सब आपके हॉट स्पॉट में है। तो भारत में कितने हैं, 4, और पूरे विश्व में क्या है, 36 है। नॉर्मस मेयर्स के द्वारा 1988 में हॉट स्पॉट जैसे जो पारिस्थितिकी एक्सीडेंट इविडेंट है, पारिस्थितिकी घटनाक्रम है, उसको जिक्र किया गया था नॉर्मस मेयर्स के द्वारा 1988 ईस्वी में। तो इस जो जितने भी फैक्चुअल बात हम बता रहे हैं आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सवाल कहीं न कहीं इसी के इर्द गिर्द से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा इसका, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जैसे आप ब्राज़ील के वन को देख लीजिए, अमेजन वन को देखिए, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक है। दूसरी बात, आप भारत के पश्चिम घाट को देखिए, भारत का जो पश्चिम घाट है जिसको केरल साइड में आपको देखने को मिलता है, तो ये भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट सवाल, कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है, तो संकेतक प्रजाति, पारिस्थितिकी तंत्र की जैसे ही हानि होगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है, संकेतक प्रजाति। कीट स्टोन प्रजाति के बारे में हम बात किए हैं
कि जिसकी संख्या बहुत कम होती है लेकिन प्रभाव अधिक दिखाई देता है, प्रभाव अधिक दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? कीटस्टोन प्रजाति कहते हैं। फाउंडेशन प्रजाति, जो जितनी भी प्रजाति है उसके लिए बेस का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? फाउंडेशन प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि इकोटोन से संबंधित है। बिल्कुल सही है। इकोटोन कहाँ होता है? जहाँ दो पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं, जहाँ दो पारिस्थितिकी आपस में मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है? इकोटोन कहते हैं। जैसे आप देखिए पर्वत और घाटी, नदी और घास का मैदान जहाँ आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। और काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र होता है इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, पारिस्थितिकी तंत्र का, चूँकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आपको अधिक देखने को मिलते हैं। तो इकोटोन एक अवधारणा है जो संक्रिक कोर प्रभाव, और कोर प्रभाव उसी को कहते हैं जहाँ पर इकोटोन की जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है वहाँ पर ही कोर प्रभाव होता है। यानी दोनों पारिस्थितिकी तंत्र को मिलने से, दो पारिस्थितिकी तंत्र को मिलने की जो घटना उसी को क्या कहते हैं? कोर प्रभाव कहते हैं, और इसको इकोटोन भी कहा जाता है। कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जा सकती है जो कि आसन परितंत्र में नहीं होता। बिल्कुल सही है। इसमें क्या होते हैं? कुछ स्पेशल प्रकार के प्रजातियां पाई जाती है जो कि संपूर्ण पारितंत्र में नहीं होता है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट सवाल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं हो पाते। इसका क्या कारण है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। वर्षा वन में क्या होते हैं? पोषक तत्व काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा रीजनरेट नहीं हो पाते। चलिए 7 नंबर सवाल, दो समुदायों के बीच जो संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। पहले ही हमने जिक्र किया, फिर भी सवालों में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जहाँ दो भिन्न प्रकार के समुदाय मिलते हैं उससे जो क्षेत्र का निर्माण होता है इसको इकोटोन कहते हैं। और इकोटोन में ही कोर इड्ज का प्रभाव देखने को मिलता है, कोर इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको इड्ज इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये आपको देखने पड़ता है। और ये इन्वायरमेंट का सबसे काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र होता है, क्योंकि वहाँ पर एक विशेष प्रकार के स्पेसीज भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो उभय क्षेत्र होता है उसको इकोटोन के नाम से जाना जाता है। कौन इकोटोन के संदर्भ में सही है, आपको इस पर विचार करना है। ये सबसे अधिक तनाव वाला क्षेत्र होता है, सेंसिटिव क्षेत्र होता है, पहले ही हमने जिक्र किया, तो बिल्कुल सही होगा। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो और पारितंत्र में पूरी तरह से अलग होते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे जीव आपको होंगे जो पूरे पारितंत्र में नहीं मिलते हैं। संक्रमिका का क्षेत्र सदैव विस्तृत होता है, गलत है। ये स्मॉल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है, ठीक है। तो विस्तृत होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो 1 और 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, किस वायु में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो विषुवत रेखीय वन, जो आपको विषुवत रेखा के इर्द गिर्द 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के आसपास दोनों साइड में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय वन कहते हैं। इसमें प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। और विषुवतीय रेखा के आसपास ही अमेजन का वर्षा वन भी पाया जाता है, जो बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से पूरी पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एवं प्रवाल भित्ति में अत्यधिक जाति विविधता पाई जाती है। पहले ही हमने जिक्र किया कि सबसे अधिक अगर डाइवर्सिटी कहीं पर है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। भारत के जो हॉट स्पॉट क्षेत्र की कॉन्सेप्ट भी इन्हीं वनों में लागू होती है। 4 प्रकार के भारत में हॉट स्पॉट हैं, जिसमें एक पश्चिम घाट भी शामिल है। पूरे विश्व में 36 प्रकार के हॉट स्पॉट होते हैं। कितने हैं? 36 हॉट स्पॉट हैं। भारत में 4 हॉट स्पॉट। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और प्रवाल भित्ति आपको समझना है। प्रवाल भित्ति समुद्रीय वर्षा वन इसको कहा जाता है। प्रवाल भित्ति का ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है 20 से 21 डिग्री सी टेम्परेचर होनी चाहिए। जो पानी है अवसाद मुक्त होनी चाहिए। अगर सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपको लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। प्रवाल भित्ति एक प्राकृतिक समुद्रिक वर्षा वन भी इसको कहा जाता है।
नेक्स्ट है मरुस्थलीय जवारनदमुख एस्चुरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत निम्न जाति विविधता पाई जाती है। सही है, मरुस्थल में आपको डाइवर्सिटी कम देखने को मिलता है, खास करके मरुस्थलीय में वैसे ही पेड़ पौधे रह पाते हैं जो अपने आप को मरुस्थलीय क्षेत्रों के अनुसार एडॉप्ट कर पाते हैं, जिसमें आप नागफनी कैक्टस को देखते होंगे। जवारनदमुख क्षेत्रों में वैसे पाए जाते हैं जैसे मैंग्रोव वन, ये सब एस्चुरी क्षेत्र में पाए जाने वाले, तो इसमें विविधता कम पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 आपका सही होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट सवाल है, सवाल का सीरियल से आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों को सवाल से मतलब है, सीरियल नंबर जो भी हो। फिर एक अभ्यास प्रश्न है। तो पहला इसका सवाल क्या है कि पारितंत्र का मतलब क्या होता है? पारितंत्र का मतलब क्या हुआ? पारितंत्र शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जीवों का समुदाय, साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहता है उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में तंत्रों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होती है, लीनियर प्रोसेस में ही होता है, जब भी होगा तो लीनियर ही होगा। जैसे आप देखते हैं घास को टिड्डा खाते हैं और टिड्डा को मेढक खा रहा है और मेढक को सांप खा जाता है। तो यहाँ से जो एनर्जी है, घास एनर्जी टिड्डा में गया, टिड्डा से मेढक में गया, मेढक से सांप, यानी वन लीनियर, एक दिशीय हो रही है। और प्रत्येक पोषण स्तर पर जो ऊर्जा की मात्रा है 10% ही पहुंच पाता है, जिसको लीडमान का 10% नियम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर बायो मैग्निफिकेशन में आप देखेंगे, जैव आवर्धन में देखेंगे, तो जितने भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, खास करके DDT को अगर हम लेते हैं, DDT को लेते हैं, तो जैव आवर्धन में क्या होता है कि जैसे ही पोषण स्तर बढ़ता है तो उसका 10 मल्टीपल बढ़ते जाता है। अगर इसमें 10% है तो इसमें 100% हो जाएगा, इसमें 1000% हो जाएगा। यानी जैव आवर्धन में क्या होता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि लीडमान के 10% नियम में ऊर्जा का मात्र 10% ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफर हो पाता है। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह क्या हो रहा है? एक दिशीय होता है। दूसरा है, बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा की क्षय की दर में कमी आती है। क्षय की दर में कमी नहीं, क्षय की दर में बढ़ोतरी होती है। क्षय की दर में क्या होगा? यहाँ पर बढ़ोतरी होती है, कमी नहीं होती। तो केवल 1 आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को आपको पहचानना है। आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जल छोटा और जटिल होता है। आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जल छोटा और जटिल होता है, बिल्कुल गलत है। सेकेंड, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप अगर 0 डिग्री को हम लें जो विषुवत रेखा के आसपास है, और फिर आप चले जाइए 90 डिग्री अक्षांश जो टुंड्रा प्रदेशों के क्षेत्र में, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलता है। तो जैव विविधता में वृद्धि होना कोई ज़रूरी नहीं है। अक्षांश से जैव विविधता का कोई विशेष संबंध तो है नहीं, तो इसलिए इसका दोनों गलत आपका होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट सवाल, पारिस्थितिकी क्रमता की विविधता जितनी अधिक होगी पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी हमारी पारिस्थितिकी जो क्रमता की विविधता अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होता है। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा और आहार श्रृंखला बड़ी होगी, वह पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा। तो 1 और 2 दोनों आपका सही होगा। जिसमें अधिक पोषण स्तर हो, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर की संख्या अधिक होती है, तो उसमें स्थिर स्टेबिलिटी की अगर बात करें उसकी, तो उसको अधिक होता है। चलिए 5 नंबर सवाल, उष्णकटिबंधीय विश्ववित वनों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। बार बार सवाल जिक्र हो रहा है, तो इस तो आपका बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्र कृषि के दृष्टिकोण से उपयोगी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है वर्षा वन में कृषि लीचिंग की समस्या होगी, जहाँ पर अधिक वर्षा होगा वहाँ का क्या होगा? लीचिंग होगा, सॉइल इरोजन की समस्या होगा, जिसके कारण जितने भी हमारे मिनरल्स जो सॉइल में होते हैं वो क्या होंगे? उनका इरोजन होगा, जिसकी वजह से कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी उत्तम क्षेत्र नहीं माना जाता है। तो मानसूनी वर्षा में जितने भी हमारे जो लैंड्स होते हैं वो भी फार्मिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो इसका आंसर केवल 1 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, मरुस्थलियों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है? तो इसका उद्देश्य नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम समर्थन और डिजर्टिफिकेशन को रोकने की बात हो रही है, तो ये आपका सही है। फिर तीसरा नंबर देखेंगे, यह मरुस्थलियों को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, दोनों आपका सही होगा, 1 और
सकती है। यानी मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जाए, जो हमारे आज भूमि अधिक डिजर्ट में बदलते जा रहा है, मरुस्थल में बदलते जा रहा है, तो स्थानीय लोगों का भी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वृक्षारोपण करते हैं, वनारोपण करते हैं, तो मरुस्थल को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 7 नंबर, काफ़ी बड़ा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंस है। भारत का रामसर अभिषेक, रामसर जानते हैं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि को संरक्षण करने के लिए, वेटलैंड को कन्वर्जेशन करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था। उसी को क्या कहते हैं, रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और भारत का 75 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का कांवर झील रामसर साइट में शामिल है। कौन सा झील, कांवर झील। सबसे अधिक रामसर साइट आपको तमिलनाडु में है, जिसकी संख्या 14। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। यानी इस तरह से टोटल रामसर साइट की संख्या भारत में कितना है, 75 है, आपको 75 है। प्रति वर्ष 2 तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका स्पष्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये रामसर स्थल के जितने भी हमारे हैं, जितनी भी आर्द्र भूमि, उसकी संरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, कौन सी प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक दिशा है। प्रवाल भित्ति जो चूना पत्थर, इसको मूंगा के नाम से भी जानते हैं, मूंगा चट्टान है ये एक तरह से। इस पर जिंजुथैली नामक सवाल पाया जाता है और इन सवालों की वजह से ही इसकी कलर प्रदान की जाती है। लेकिन जैसे ही हम लोग अधिक से अधिक वाटर पोल्यूशन करेंगे तो जिंजुथैली सवाल जो इनके ऊपर रहते हैं वो क्या होंगे, उनका विनाश होगा, जिसके कारण इसमें जो कलर की समस्या है, ब्लीचिंग की समस्या आ जाती है प्रवाल भित्तियों में। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रकाश स्थिति होनी चाहिए, ठीक है, प्रकाशीय स्थिति होनी चाहिए, सूर्य की प्रकाश भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक सूर्य की प्रकाश नहीं मिलेगा तो इनके ऊपर जो सवाल हैं वो भोजन नहीं बना पाएंगे। स्वच्छ और अवसाद रहित जल होना चाहिए। पानी क्या होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उसमें अवसाद की मात्रा नहीं होना चाहिए। अगर अवसाद की मात्रा अधिक होगी तो सवाल का जो भोजन अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। 6% समुद्री लवणता, ये तो गलत है, 6% जरूरी नहीं है। उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 से 21 डिग्री सी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर यही होनी चाहिए 20 से 21 डिग्री सी। तो ये 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा। जहाँ तक लवणता की बात है तो लवणता आपको 27 प्रति 1000 ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में ही समुद्री जल आपको क्या करते हैं, जो हमारे प्रवाल भित्ति का विकास अच्छे ढंग से हो पाता है। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी के अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। ये पोषण के सबसे निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस फाइटोप्लैंक्टन को ही हमारे मछली, जितने भी जलीय परितंत्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, इसका उपभोग कर पाते हैं और ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 1 और 2। 10 नंबर सवाल, प्रवाल जुंजुथैली के साथ संपर्कता में रहते हैं, अभी हम लोग बात किए तो सही है। प्रवाल जुंजुथैली को आवास की सुविधा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रवाल जुंजुथैली से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, चूँकि एक प्रकार का सवाल है, एक प्रकार का क्या है, सवाल है। तो सवाल अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा आसानी से भोजन को बना लेते हैं। तो इसका क्या होगा, उपरोक्त सभी सही होगा। 11वें अनुसार कौन से प्रक्रम प्रवाल विरंजन से संबंधित है। प्रवाल का विरंजन यानी ब्लीचिंग कर जाना, प्रवाल का जो रंग है उसको सफ़ेद हो जाना प्रवाल विरंजन कहलाता है। तो इसका ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए प्रवाल का डेवलपमेंट के लिए उससे अधिक हो पाता है, जिसके कारण ब्लीचिंग की समस्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर तीव्र हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या होगा, प्रवाल के ऊतकों में ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक बढ़ जाना, ये भी आपका कारण है। तो 1 और 2 दोनों होगा। कौन सा पद केवल एक जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका को दर्शाता है। तो इकोनाइज इसको कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, इकोनाइज। इकोटोन पर हम लोग जिक्र किए कि जहाँ 2 पारिस्थितिकी तंत्र मिल रहे हैं, जो 2 पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पर मिल रहे हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है।
मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के ही बनाया गया था, तो इसका आंसर स्पष्ट रूप से 1 होगा। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो बना है उसी को क्या कहते हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। 14 नंबर सवाल, भारत के आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक आपको आर्द्र भूमि कहाँ है, गुजरात में है। बिल्कुल सही। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। आंतरिक रूप से भारत में काफ़ी आर्द्र भूमि है, तटीय क्षेत्रों में गुजरात में ही सर्वाधिक आर्द्र भूमि देखने को मिलते हैं, तो केवल 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, मिलान करना है आपको, कौन से सही सुमेलित है। हरिके आर्द्र भूमि एक ब्यास और सतलज के संगम पर है, केवलादेवी राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है आपको। तो बनास और चंबल तो होगा नहीं, इसमें चंबल नदी का वहाँ है ही नहीं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, तो मूसी और कृष्णा नदी पर नहीं है ये आपका, तो केवल 1 सही होगा। हरिके आर्द्र भूमि आपको होगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। कौन मैंग्रोव के संरक्षण से संबंधित है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वेटलैंड इंटरनेशनल, सभी आपका है मैंग्रोव वन के संरक्षण से। सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, तरणक के रूप में। इसका आंसर क्या होगा, तरणक होगा। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीयों को रोकने के लिए भारत UNCCD का हस्ताक्षरकर्ता देश है। सही है। संपोषणीय भूमि और पारिस्थितिकी प्रबंध कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मरुस्थल को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया। ये भूमि की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए है, तो इसका आंसर केवल 1 होगा। मरुस्थलीय की समस्या का समाधान करने के लिए भारत के पास एक राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढांचा है। मरुस्थली डिजर्टिफिकेशन को लेकर के भारत सरकार अभी तक किसी भी प्रकार का लीगल स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं कर पाया है। ठीक है। नेक्स्ट, मरुस्थलन पर किए गए अपनी रिपोर्ट भारत सरकार UNCCD को समय समय पर कन्वेंशन जो डिजर्टिफिकेशन को लेकर के इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाया गया है UN नेशन के द्वारा, तो उसमें अपना रिपोर्ट देते रहता है, तो केवल 2 आपका सही होगा। 20 नंबर सवाल, यदि किसी महासागर का पादप पल्वक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही है। पादप पल्वक अगर फाइकोप्लैंट ही समाप्त हो जाए, जो ऑक्सीजन का एक सोर्स है, तो इसमें क्या होगा, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव। महासागरीय खाद्य श्रृंखला जो हमारे फूड चेन है महासागरों में, उसमें विकृति हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड कर जाएगा, जो महासागरीय पारितंत्र के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो 1 और 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट सवाल 21, भारत के समुद्री जल में हानिकारक सवाल प्रदूषण हो रही है, जिसको एट्रोफिकेशन कहा जाता है। चिंता व्यक्त की गई समृद्धि का क्या तत्व हो सकता है। ज्वार नदमुख से पोषक तत्वों का प्रभाव, बिल्कुल सही है। मानसून में भूमि से जल प्रवाह और समुद्र में उत्प्रवाह। यूट्रोफिकेशन क्या आप समझना है, जैसे वाटर बॉडी में पोषक तत्व की मात्रा अधिक होने के कारण एल्गी ब्लूम की समस्या होती है, शैवाल अधिक उग आते हैं, जिसके कारण जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर बॉडी में होता है वो शैवाल अधिक प्रयोग कर पाते हैं और हमारे जो जलीय तंत्र में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए हानिकारक हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, शैवाल प्रफुषण हिंदी में, और इंग्लिश में एल्गी ब्लूम की घटनाक्रम के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों होगा। ये प्रीवियस सवाल है, IAS 2011 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर, कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र होता है, यहीं से आप समझिए, बंद नहीं, एक ओपन होता है, ओपन सिस्टम है। क्या है, ओपन सिस्टम है, बंद नहीं है, क्योंकि हमेशा ऊर्जा का प्रभाव देख रहे हैं कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में हो रहा है, तो ये ओपन हो सकता है, क्लोज नहीं होगा। ठीक है। तो एक कार्यशील इकाई हमेशा फंक्शनेबल है, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई जीवो भौतिक पर्यावरण का, जीव और भौतिक यानी बायोटिक और एबायोटिक का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो डी आपका गलत होगा। क्लोज इकोनॉमी, क्लोज आपका नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है, बल्कि ये ओपन इकोसिस्टम होता है। चलिए आगे सवाल देखेंगे।
23 नंबर, एक मनुष्य को जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। जो न्यूनतम भूमि धारण करता है उसी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र। समुद्र क्या है? विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? फाइकोप्लैंट्स होते हैं। फाइकोप्लैंट्स की संख्या होने से पहले भी हमने जिक्र किया कि जितने भी हमारे ओशनिक्स जो इकोसिस्टम है उसमें डिस्ट्रॉयड की समस्या हो सकती है, तो फाइकोप्लैंट्स, और इसी फाइकोप्लैंट्स को जितने भी जलीय तंत्र में रहने वाले जीव जंतु अपने भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और मत्स्य क्षेत्रों में इसकी अधिक होती है। अब अगर आप जियोग्राफी से इसको करें तो जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, गर्म और ठंडी जलधारा, वहाँ पर फाइकोप्लैंट्स की मात्रा अधिक होती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के जगह पर अधिक से अधिक फाइकोप्लैंट्स उगते हैं, जो मत्स्य के क्षेत्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस माने जाते हैं। ठीक है, रामसर का दर्जा प्राप्त है चिल्का झील, जो भारत का पहला रामसर साइट है, और ध्यान रखना उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में है चिल्का झील, भारत का पहला रामसर साइट। लोकटक मणिपुर में, मणिपुर का रामसर साइट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और बुलर झील JNK जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से सभी इसका होगा। अभी रामसर साइट की संख्या भारत में कितना है? 75 हो चुका है। सबसे अधिक तमिलनाडु में 14 है, उत्तर प्रदेश में 10 है, बिहार में केवल 1 है। इसका नाम है कांवर झील, बेगूसराय। नेक्स्ट सवाल, कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत कृत्रिम रूप से हम लोग लगाते हैं, नेचर में तो है नहीं। वन प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है, घास का मैदान। तो धान का खेत क्या आपका कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। 28 नंबर सवाल, रामसर विषय में भारत जिसका एक